नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में अपरिमेय संख्या को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, प्रूविंग ऑफ एन इरेशनल नंबर, उसके तरीके के बारे में सिखाऊंगा। दोस्तों, आपको पता है कि ये सीबीएसई 10th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। आज इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिया हूँ मैं वो एनसीईआरटी 10th क्लास से है। मैं आपको ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। दोस्तों, ये वीडियो कुछ बच्चों के डिमांड पर बना है। तो बच्चों, चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध करो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम विरोधाभास, कंट्राडिक्शन के तरीके से हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पर पूछा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम ये मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सॉल्यूशन इसका किस प्रकार होगा ये देखेंगे। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों, मैंने रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान ली है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू, कहीं कहीं ये a बाई बी भी लिखा होता है, आप दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q की कंडीशन क्या होती है, वो इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक अजम्पशन और करना है, वो क्या है, p और q ये जो होंगे वो को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नंबर होंगे। इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है ना। अब ये सह अभाज्य संख्या होंगे। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। ठीक है। अब इंग्लिश वाले कैसे इसको करेंगे, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अब रूट 5 को इस तरीके से डिनोट करेंगे और पी क्यू को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये हमारा एजम्पशन है। ठीक है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आप अब हम अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, ये देखो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करें का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, है ना। अब देखो इस क्यू स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे, देखो 5 होल डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 5 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे। देखो ये जो है, देखो कैसे, इस रूट 5 को होल डिवाइडेड बाई 1 लिखेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ मैं रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 1 लिख सकता हूँ, और p बाई क्यू। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 क्यू इज इक्वल टू p, है ना। p का 1 में मल्टीप्लाई p आएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर।
अब देखिए, आप चाहे ये तरीका अपनाइए चाहे ये तरीका अपनाइए, रिजल्ट दोनों का ही सेम है ना। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अब देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q²। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो p है, अगर q हमें निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? देखो q² इज इक्वल टू p² होल डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अगर p² 5 से डिवाइड करने पर क्यों आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखें q² इज इक्वल टू p² होल डिवाइड बाई 5 है। इसका मतलब क्या है? p² 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ p² इज डिविजिबल बाई 5। अब देखो, अगर p² 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। देन p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब इसी को हिंदी में कैसे लिखेंगे? यदि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। इतनी सी बात समझ में आई क्या? अब इसके आगे क्या करना है वो देखते हैं। अब देखो, हमें कंसेप्ट समझना है। क्या है? p² 5 से डिविजिबल है, इसीलिए p भी 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब मैं क्या करूँगा? p को p इज इक्वल टू 5k लिख सकता हूँ ना। इस रूप में मैं p को लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं p की वैल्यू जो पिछली इक्वेशन बनी है पहले की, उसमें पुट कर दूँगा। तो इक्वेशन क्या थी? 5q² इज इक्वल टू p²। ठीक है, अब p की वैल्यू हमें पुट कर देनी है। 5q² इज इक्वल टू p की वैल्यू करेंगे तो 5k का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5q² इज इक्वल टू 25k²। ठीक है, तो अब देखो 5 से ये कट हो जाएगा। 5q² इज इक्वल टू 5k²। अब देखो, इस रिलेशन से हमें क्या समझ में आता है? इस रिलेशन से देखो क्या है? k² इज इक्वल टू 5k²। इसका मतलब अगर मैं k² निकालूं तो क्या हो जाएगा? q² होल डिवाइडेड बाई 5। देखो, पिछली जैसी सिचुएशन बन गई ना। क्या है यहाँ पर? इफ़ q² इज डिविजिबल बाई 5 देन q इज डिविजिबल बाई 5। ये बात समझ में आई? हिंदी में कैसे लिखेंगे? यदि q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब देखो, हमने पहले क्या माना हुआ है? हमने माना हुआ है p और q क्या हैं? को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर p और q दोनों एक और संख्या से डिवाइड हो रहे हैं, एक और अंक से डिवाइड हो रहे हैं। वो क्या है? 5। ठीक है, तो अब उसके एक और कॉमन फैक्टर मिल गए। क्या? 5। जबकि हमने क्या माना हुआ है कि उसके कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होगा।
ठीक है। तो हमें एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 5, मतलब हमने जो कुछ भी माना था वो सब गलत था, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट को हमें बोर्ड के लिए लिखना होता है, तो कैसे लिखेंगे? हमने P यहाँ पर और लिख लीजिए, इस Q को हटा के, तथा Q को सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर माना हुआ था जिसके अनुसार इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड इंग्लिश में इन्हें कॉमन फैक्टर बोलते हैं, इसको कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए, लेकिन P तथा Q दूसरी संख्या 5 से भी विभाजित हो रहे हैं, अर्थात इनका एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है। अतः हमने जो माना वो गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, हमने पहले क्या माना था? √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमने जो माना वो गलत है। हमने माना था √5 एक परिमेय संख्या है, वो तो गलत है। इसका मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं।